हुर्रा! चल चल, जल्दी चल। गर्मी बढ़ने से पहले हमें सारा खेत जोतना है। अरे ओ सरजा राजा, चलो चलो, जल्दी चलो। इतना खेत जोतकर फिर दोपहर के समय में तुम दोनों आराम कर लेना। इतना कहकर हरिया अपना खेत जोतने में लग जाता है। परंतु उन दिनों गर्मी का मौसम था और गर्मी काफी बढ़ चुकी थी। इसी कारण हरिया बीच बीच में हल चलाना छोड़कर पानी पीने जाता था। अरे, इसमें तो पानी ही नहीं है। सारा पानी पी पीकर कब का खत्म कर चुका हूँ। क्या करता, गर्मी ही इतनी है कि समय समय पर गला सूख जाता है। ऐसा करता हूँ, पास की ही झील में से एक मटका भरकर ठंडा पानी ले आता हूँ। तब तक इन बैलों को भी आराम मिल जाएगा। इतना सोचकर हरिया पानी लाने मटका लेकर झील की तरफ निकल पड़ता है। अरे हरिया भाई, क्या झील पर पानी पीने आए हो क्या? हाँ बिरजू, सुबह से खेत में जुताई का काम कर रहा था। आजकल इस बढ़ती धूप के कारण जरा सा काम करने पर भी गला जल्दी ही सूख जाता है। और इस मटके में जो पानी था वो कब खत्म हुआ पता ही नहीं चला। इसीलिए आ गया झील के पास पानी पीने, और जाते जाते ये मटका भी भरकर ले जाऊंगा। हाँ हरिया भाई, ये धूप तो दिन ब दिन काफी बढ़ती ही जा रही है। मैं भी सुबह सुबह जंगल में लकड़ियाँ इकट्ठी करने गया था। काफी प्यास भी लगी थी। सोचा घर जाते जाते क्यों न झील का ठंडा ठंडा पानी पीकर ही घर चला जाऊं। बिरजू, एक सच बात बताऊं, ये झील तो हम सब गांव वासियों को ईश्वर ने दिया एक वरदान ही है। हम सब गांववासी झील का पानी भी पीते हैं और खेती भी इसी झील के पानी से ही करते हैं। और तो और हमारे गांव के जंगली प्राणी भी इसी झील का पानी पीकर संतुष्ट रहते हैं। इतनी कड़ी धूप में भी इस झील का पानी कितना ठंडा और मीठा रहता है। पानी पीकर मानो आत्मा एकदम सी तृप्त हो जाती है। तुम ठीक कह रहे हो हरिया भाई, ये झील तो हम सब गांव वासियों के लिए जीवनदायिनी है। यदि अगर ये झील न होती तो पता नहीं हमारी पानी की जरूरत कहाँ से पूर्ण होती। हाँ बिरजू, चलो अब मैं खेत जाकर बचा हुआ काम खत्म कर देता हूँ। तुम भी पानी पीकर घर चले जाओ। अरे बिरजू भाई, आज बड़ी जल्दी ही लकड़ियाँ लेकर जा रहे हो, क्या बात है? हाँ छोटे बंदर, जल्दी लकड़ियाँ घर लेकर जा रहा हूँ। इसीलिए कि दोपहर में गर्मी बहुत हो जाती है। इसीलिए सोचा दोपहर होने से पहले ही लकड़ियाँ घर लेकर जाऊं। वैसे तुम सब मिलकर कहाँ पर जा रहे हो, जरा हमें भी तो बताओ। बिरजू भाई, हम सब नहाने के लिए झील पर जा रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो ये बात है, इसीलिए तुम सब प्राणी इकट्ठे हुए हो। जाइए जाइए और ठंडे ठंडे पानी का मजा ले लीजिए। मैं घर जाता हूँ। बहुत समय पहले की बात है। बेलापुर नाम का एक गांव था। उस गांव में ज्यादातर लोग किसान और मजदूर ही थे। गांव के पास एक बड़ा सा जंगल था। जंगल में हाथी, बंदर, हिरण,
भालू जैसे कई प्राणी रहते थे। उसी जंगल में एक साधु महाराज का आश्रम भी था। वह साधु महाराज बहुत ही शांत और बुद्धिमानी थे। वह सभी प्राणी तथा गांव वालों को ज्ञान की अनेक बातें बताते थे। साधु महाराज की कृपा से उन जंगली जानवर और गांव वालों के बीच इतना मेलजोल था कि अब वो प्राणी बिना डरे गांव वालों के सभी काम करने लगे थे। कभी जंगली प्राणी गांव वालों की मदद करते थे, तो कभी गांव वाले उन जंगली प्राणियों को कुछ खाने की चीजें लेकर उनके पास जाते थे। उसी गांव के पास एक जंगल था और उसमें एक झील थी। चाहे कितनी भी धूप बढ़ जाए, चाहे कई हफ्तों महीनों तक बारिश ना गिरे, पर उस झील का पानी कभी भी कम नहीं होता। वह झील गांव वालों और जंगल के सभी प्राणियों के लिए एक वरदान जैसी ही थी। उसी वजह से जंगल में चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। उस झील का पानी बहुत ही ठंडा और मीठा था। सभी गांव वाले और जंगली जानवर उस झील के पानी का पूरा उपयोग करते थे। गांव के किसान भी उस झील के पानी का उपयोग खेती करने के लिए करते थे। इसी तरह सभी गांव वाले और जंगली जानवर मिलजुल कर खुशी खुशी रहते थे। और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। इधर गर्मी कुछ ज्यादा ही बढ़ने लगी थी। अरे मदन भाई, आज इतनी सुबह सुबह सभी गांव वाले कहाँ पर जा रहे हो? अरे शंभू भाई, तुमने शंखनाद की आवाज नहीं सुनी क्या? लगता है साधु महाराज आज हमें कुछ नई सीख देने वाले हैं, इसीलिए उन्होंने शंख बजाकर हम सबको सुबह सुबह आश्रम पर बुलाया है। अच्छा, तो फिर मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। चलो चलते हैं। कुछ ही देर में सभी प्राणी और गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं। आश्रम में साधु महाराज अपने स्थान पर बैठे थे। साधु महाराज, हम सभी का प्रणाम स्वीकार करें। आज आपने हम सबको सुबह सुबह यहाँ क्यों बुलाया है? मेरे प्रिय गांव वालों और सभी प्राणियों, तुम मेरे पुत्र पुत्री समान हो। आज मैं तुम सबको जीवन जीने का मुख्य पाठ पढ़ाना चाहता हूँ। गुरुदेव, हम सब आपसे यह पाठ सीखने के लिए बहुत ही उत्सुक है, इसीलिए हम सबको जल्दी से पाठ पढ़ाना शुरू करो। ठीक है, तो सुनो सभी जन। सबसे सरल और सुंदर जीवन जीने का मुख्य आधार है प्रेम भावना, जो हम सभी के दिलों में होना चाहिए। प्रेम ये सिर्फ एक छोटा सा शब्द है, पर इसमें संपूर्ण सृष्टि समाई जाती है। बाहरी प्रेम, दोस्तों का प्रेम, पारिवारिक प्रेम, अपने माता पिता का प्रेम, ये सब प्रेम भावना के अलग अलग रूप है। पर सच्चे प्रेम का मतलब है अपना मन साफ होना, अपने मन में किसी के प्रति द्वेष या कोई बुरा विचार ना होना, मन में दया भाव होना, संकट में एक दूसरे की मदद करना, मिलजुल कर रहना, ये सब प्रेम के लक्षण हैं। जिस व्यक्ति के मन में प्रेम भाव नहीं होता है, वो कभी भी किसी की कोई प्रकार की मदद नहीं कर सकता। वो तो हर बार दूसरों से जलता रहेगा। वो हर बार दूसरों को नीचा गिराने की कोशिश करेगा और उसके बारे में सोचता रहेगा। इस वजह से उसका मन कभी भी शांत नहीं रहेगा और उसे सुख की नींद कभी नहीं आएगी। ऐसा हमें नहीं करना है। दूसरी तरफ जिसके मन में प्रेम भावना होती है, उसका मन हर वक्त शांत रहेगा। वो इंसान सभी के साथ अपना जीवन सुख शांति से व्यतीत करेगा और हमें ऐसे ही प्रेम भाव से सभी के साथ व्यवहार करना चाहिए। इसी में जीवन जीने का रहस्य छुपा हुआ है। इसी तरह से साधु महाराज सभी को ज्ञान की बातें बताते रहते थे। आह आह, कितनी धूप है, कितनी गर्मी हो रही है। इस गर्मी की वजह से तो मेरे पूर्ण शरीर में जलन हो रही है। मुझे जल्दी ही
किसी ठंडे जगह का पता लगाना चाहिए, नहीं तो इस गर्मी से मेरा पूर्ण शरीर पिघल जाएगा। उसी समय एक पड़ोसी जंगल में एक राक्षस रहता था। गर्मी बहुत होने के कारण उसके शरीर में जलन होने लगी और वो राक्षस गर्मी से बचने के लिए अपने लिए एक नए ठंडे जगह की तलाश में निकल पड़ा। चलते चलते वह राक्षस उसी गांव के जंगल के पास आ गया। वहां की हरियाली देखकर वो राक्षस बड़ी सोच में पड़ जाता है। ये कैसे हो सकता है? दिन ब दिन धूप के कारण गर्मी बढ़ती ही जा रही है। सब जगह अकाल पड़ रहा है। तो फिर इस जंगल के पेड़ पौधे इतने हरे भरे कैसे हैं? लगता है यहाँ आसपास कोई पानी का बड़ा ही स्रोत है। इतना सोचकर वह राक्षस पानी के स्रोत को ढूंढने आगे बढ़ता है। कुछ ही देर में वह राक्षस उसी झील पर पहुंच जाता है। झील देखकर वह राक्षस बहुत खुश हो जाता है। अच्छा, तो ये बात है, इसी झील के कारण यह जंगल इतना हरा भरा है। आज से ये झील मेरी, मैं इसी झील में रहूंगा। इतना सोचकर वह राक्षस झील में कूद जाता है। अरे ओ बंदर भाई, कहाँ पर हो? बोलो भाई लोग, मैं इधर ही था। तुम सब कहाँ पर जा रहे हो सुबह सुबह? छोटे बंदर, हम सब झील पर जा रहे हैं। वहां जाकर पानी भी पी लेंगे और मस्त स्नान भी कर लेंगे। बोलो, तुम्हें चलना है क्या? हाँ हाथी भाई, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। फिर बंदर, हाथी, भालू और हिरन सभी झील पर जाते हैं। सभी प्राणी झील पर पहुंच जाते हैं और पानी पीने के विचार से आगे बढ़ते हैं। तभी उस झील से वह राक्षस बाहर आ जाता है। वह राक्षस उन सबको वहां देखकर बहुत गुस्से में आ जाता है। उसकी आंखें क्रोध से लाल हो जाती है। जैसे ही राक्षस उन जानवरों को देखता है, वह कुछ और ही चिड़चिड़ा सा हो जाता है। अरे ये मूर्ख जानवरों, यहाँ पर किस लिए आए हो? मैं तो अच्छे से सो रहा था। तुम सभी ने मेरी नींद खराब कर दी। ये मेरी झील है, यहाँ पर मैं किसी को पानी नहीं पीने दूंगा। जल्दी उल्टे पांव भाग जाओ, नहीं तो मैं एक एक को कच्चा ही चबा जाऊंगा। उस राक्षस के चिल्लाने पर बंदर, भालू, हिरन और हाथी डर के मारे वहां से भाग जाते हैं। अरे राम राम राम, बड़े मुश्किल से बच गए आज उस राक्षस के हाथ से। अच्छा हुआ उसने हमें कुछ किया नहीं, नहीं तो आज हमारा राम नाम सत्य हो जाता। हाँ छोटे बंदर, परंतु वो राक्षस अचानक से हमारे जंगल में कहाँ से आ गया? और उस राक्षस ने तो हमारे झील पर कब्जा कर लिया है। अब हम पानी कैसे पिए? बिना पानी के तो हम सब मर ही जाएंगे। अब इस समस्या से कैसे निपटे? हाथी, छोटा बंदर और बाकी सारे प्राणी वह चर्चा कर ही रहे थे। तभी मदन और शंभू जंगल में से लकड़ियां इकट्ठा करके पानी पीने के लिए झील के पास जाते हैं। अरे शंभू भाई, धूप तो काफी बढ़ चुकी है। हम पानी पीते हैं और शाम तक यही पेड़ के नीचे आराम करते हैं। हाँ भाई, तुम ठीक ही कह रहे हो। इतना कहकर दोनों आगे बढ़ते हैं। तभी वह राक्षस पानी से बाहर आ जाता है। राक्षस को देखकर शंभू और मदन बहुत ही घबराते हैं और दोनों वहां से भाग जाते हैं। बंदर भाई, हाथी भाई, बचाओ, हमें बचाओ। वो राक्षस हमें मार डालेगा। बचाओ हमें, कोई तो बचाओ। शांत हो जाओ शंभू भाई, शांत हो जाओ मदन भाई, शांत हो जाओ। हम सभी उसी राक्षस के बारे में बात कर रहे थे।
हम सब प्राणी मिलकर पानी पीने और स्नान करने के लिए झील पर गए थे। तभी हमें भी उस राक्षस ने मारकर खाने की धमकी दी है। उन सबका शोर शराबा सुनकर आजू बाजू के लोग भी वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं। फिर छोटे बंदर और हाथी ने सभी को राक्षस की बात बताई। ये तो बहुत बड़ी चिंता की बात है। यदि वो राक्षस हमें उस झील का पानी लेने नहीं देगा तो न ही हमारे पास पीने का पानी होगा, न ही खेती करने के लिए। हम सब तो बर्बाद हो जाएंगे। नहीं नहीं, ऐसा हम कदापि नहीं होने देंगे। चलो हम सब मिलकर झील पर चलते हैं और उस राक्षस पर हमला करके उसे वहां से भगा देते हैं। नहीं शंभू भाई, साधु महाराज ने हमें प्रेम का पाठ सिखाया है। किसी मूर्ख व्यक्ति के जाल में आकर हमें विद्रोह नहीं करना चाहिए। पर ये तो हमारे साथ अन्याय है ना। उस दुष्ट राक्षस ने हमारे झील पर कब्जा किया है। ये तो सत्य है, पर मुझे लगता है हमें सबसे पहले साधु महाराज के पास जाकर उनकी राय लेनी चाहिए। साधु महाराज हमें जरूर इस समस्या से निकलने का कुछ ना कुछ तो मार्ग बताएंगे। ठीक है छोटे बंदर, तो चलो सभी साधु महाराज के पास। फिर वो सभी साधु महाराज के आश्रम के पास जाते हैं। फिर सभी ने आश्रम पर जाकर सारी घटना साधु महाराज को बताई। झील पर कब्जा कर उस राक्षस ने हमारे साथ अन्याय किया है और अन्याय के विरुद्ध लड़ना यही हमारा धर्म है। परंतु यहाँ पर और कोई होता तो बात अलग होती। यहाँ पर तो सामने राक्षस खड़ा है और राक्षस की शक्ति में और हमारी शक्ति में जमीन आसमान का फर्क है। यदि हम उस राक्षस से लड़ने गए तो दुष्ट राक्षस हमें जल्दी ही मार देगा। तो फिर हमारा क्या होगा साधु महाराज? डरो मत छोटे बंदर। जो काम हम शक्ति लगाकर नहीं कर सकते, वो काम हम बुद्धि का उपयोग करके अवश्य कर सकते हैं। बुद्धि का उपयोग करके हम कुछ समझे नहीं साधु महाराज। बात को समझो। ये गर्मी अगले 2 महीने के लिए रहेगी और वो राक्षस इस गर्मी से बचने के लिए ही उस झील में वास्तव कर रहा है। इसका मतलब गर्मी खत्म होने पर वो राक्षस वहां से चला जाएगा। यदि अगर हम अगले 2 महीनों तक नदी का पानी इस्तेमाल करते हैं तो हमारी जरूरत मिट जाएगी और उस राक्षस से लड़ने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। साधु महाराज की ये बात सभी को अच्छी लगी। साधु महाराज, ये तो अति उत्तम बात है। हम सब व्यर्थ की ही चिंता करने लगे थे और व्यर्थ में ही उस दुष्ट राक्षस से झगड़ा करने की बात कर रहे थे। उसमें हमें नुकसान भी हो सकता था। नदी के पानी से हमारी पानी की समस्या तो दूर हो जाएगी। बस थोड़ा सा दूर से पानी लाने में हमें कष्ट सहना पड़ेगा, पर वो भी हम करने के लिए तैयार है। फिर सभी लोग और प्राणी वहां से चले जाते हैं। उस दिन से सभी प्राणी और गांव वाले नदी के पानी का इस्तेमाल करना शुरू करते हैं और ऐसे ही कुछ दिन चलता रहा। फिर अचानक एक दिन उस नदी का पानी भी सूख जाता है। हे भगवान, अब तो नदी का पानी भी सूख गया। अब हमारा क्या होगा? अब पानी के बिना इस गांव में कोई जीवित नहीं रह पाएगा। अब ना ही पीने के लिए, ना ही अनाज उगाने के लिए पानी उपलब्ध है। अब तो इस गांव में रहने का कोई मतलब ही नहीं है। यदि हमें हमारी जान बचानी है तो हमें इस गांव को छोड़कर किसी और जगह जाना ही पड़ेगा। हाँ रघु भाई, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। चलो हम इस गांव को छोड़कर किसी दूसरे गांव में चले जाते हैं, जहां पर कम से कम पीने के लिए पानी तो होगा। इसी तरह कुछ गांव वाले पानी नहीं मिलने पर गांव छोड़कर जाने लगते हैं। पर उस गांव में ऐसे भी कुछ लोग थे जिन्हें उस गांव से बहुत लगाव था। वे सभी वहीं पर कुछ सोच विचार करने लगे। इस जंगल में मैंने जन्म लिया। इस गांव के लोगों के साथ रहकर मैं उनका ही हो गया और बड़ा भी हुआ हूँ। इस गांव के साथ न जाने मेरी कितनी यादें जुड़ी हुई है। इस जंगल के साथ इस गांव को छोड़कर
मैं कभी जा नहीं सकता। हमें हार नहीं माननी चाहिए। हमें फिर से साधु महाराज के पास जाना चाहिए। फिर सभी लोग और प्राणी साधु महाराज के पास जाते हैं। फिर उन्होंने साधु महाराज को नई मुसीबत बताई और ये भी बताया कि कैसे उस गांव के कुछ लोग गांव छोड़कर चले जा रहे हैं। उन लोगों को ऐसे भागकर गांव छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। चलो, जो लोग गए वो गए। हमें उस राक्षस से ऐसे कायरता से भागकर नहीं जाना चाहिए। हमें राक्षस से लड़ना ही चाहिए। चलो, मैं उस राक्षस से विनती करके देखता हूँ कि वो हमें झील का पानी पीने दे। फिर सभी मिलकर झील की तरफ निकलते हैं। झील पर जाकर साधु महाराज ने राक्षस को पुकारना शुरू किया। राक्षस भाई, अरे ओ राक्षस भाई, इस झील के महाराज, राक्षस भाई, कृपा करके बाहर आइए, हमें आपके दर्शन दीजिए। साधु महाराज की आवाज सुनकर वो राक्षस पानी के ऊपर आ जाता है, परंतु वो बहुत ही क्रोधित था। अरे दुष्टा, क्यों चिल्ला रहे हो? अच्छी खासी नींद लगी थी, तुमने क्यों मेरी नींद खराब की? राक्षस भाई, हमारी तुमसे एक ही विनती है। इस धूप के कारण पास की नदी भी सूख गई है। बरसों से ये सब गांव वाले और यहाँ के जानवर इस झील का पानी पीते आ रहे हैं। तुम तो अभी अभी आए हो, पर बात ऐसी है कि अब किसी को भी पानी पीने के लिए उपलब्ध नहीं है सिवाय इस झील के। कृपा करके तुम हमें तुम्हारे झील का पानी पीने के लिए लेने दीजिए। नहीं, ये झील मेरी है। यदि किसी ने भी इस झील के पानी को हाथ लगाया तो मैं उसे कच्चा चबा जाऊंगा। ये झील मेरी है। इस झील के बाहर तुम कुछ भी करो, पर इस झील के अंदर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। यहाँ के पानी पर भी मेरा हक है। इतना कहकर वो राक्षस पानी के अंदर चला जाता है। राक्षस की ऐसी बातें सुनकर सभी के चेहरे पर निराशा छा जाती है और आंख में आंसू आ जाते हैं। किसी को क्या करना कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर उस समय साधु महाराज कुछ सोच रहे थे। शंभू, तुम कुछ लोगों को लेकर यहाँ पर एक अच्छा सा गड्ढा बनाओ। हाथी बंदर और सदा, तुम मेरे साथ चलो। साधु महाराज सदा हाथी और बंदर को लेकर पास के ही बांस के जंगल में चले जाते हैं। फिर साधु महाराज ने 3 बांस उनके हाथ में दे दिए और वहां से झील की तरफ निकल पड़ गए। तब तक इधर शंभू और उसके साथियों ने एक बड़ा गड्ढा खोदकर तैयार रखा था। फिर साधु महाराज ने झील और गड्ढे के बीच में एक नाली बनवाने के लिए कहा। फिर उन्होंने उन बांस को उस नाली में दबा दिया। हाथी, तुम इस बांस में से हवा खींचो और तब तक खींचना जब तक झील में से पानी बाहर नहीं आता। फिर हाथी ने हवा खींचना शुरू किया। देखते ही देखते बांस में से पानी नीचे गड्ढे में गिरने लगा। अब झील का पानी उस बांस में से आकर गड्ढे में गिरने लगा और धीरे धीरे वो गड्ढा भरने लगा। गड्ढे में पानी भरा देख सभी लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं। उन सभी ने खुशी खुशी पानी पी लिया। कुछ देर में राक्षस बाहर आ गया, पर बाहर क्या हो रहा था, उस गड्ढे में पानी कैसे आ गया, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर वो चुपचाप पानी के भीतर चला गया। इसी तरह साधु महाराज ने बिना कोई विद्रोह किए उनकी समझदारी से उस राक्षस का पराभव किया और सभी के लिए पानी की व्यवस्था कर दी। संकट कितना भी बड़ा हो, यदि हम शांत रहकर अपनी बुद्धि का सही उपयोग करते हैं तो हमें उस संकट से लड़ने का कोई ना कोई तो उपाय जरूर मिल जाता है।